सो गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, आज से हम सीबीएसई यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के एक टॉपिक्स को समझाऊंगा और एनसीईआरटी के एक लाइन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चैप्टर के बीच में आए हुए सभी इंटेक्स क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और उसी के बीच जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं समझाऊंगा। और इसके बाद जो चैप्टर के बाद, हर चैप्टर के बाद जो हमको एक्सरसाइज दी गई होती है, हम उसके भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकली होंगे वो मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा और जो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होंगे वो हम नॉर्मली ऐसे ही समझ लेंगे। ठीक है, सो गाइस, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम आज अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम आज साइंस का कंटेंट डिस्कस करेंगे जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है। और कंटेंट में बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि कौन सा चैप्टर फिज़िक्स का है, कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री का है और कौन सा चैप्टर हमारा बायोलॉजी को बिलोंग करता है। सो गाइस, अगर मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड लास्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये हमारे चारों चैप्टर केमिस्ट्री की कैटेगरी में चले जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी हमारा केमिस्ट्री की कैटेगरी में चला जाता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये चारों के चारों चैप्टर हमारे बायो के पोर्शन में चले जाते हैं। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पाँचों के पाँचों चैप्टर मेरे फिजिक्स पोर्शन में चले जाएंगे। एंड लास्ट के बचे दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये दोनों चैप्टर हमारे बायो पोर्शन को कवर करते हैं। सो ओवरऑल हमारा जो कंटेंट है वो चैप्टर नंबर 16 तक कवर होता है और लाइन बाय लाइन हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि फिज़िक्स पोर्शन को पहले कर रहे हैं, बायो पोर्शन को बाद में कर रहे हैं, केमिस्ट्री पोर्शन को या सबसे लास्ट में या पहले कर रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी ने सीक्वेंस दिया है, मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को उसी तरीके से चैप्टर वाइज कवर करूँगा। और आप सभी का सपोर्ट रहा तो इसके साथ साथ मैं एक और प्लेलिस्ट तैयार करूँगा जिसमें एनसीईआरटी के जो साइंस एग्जाम्पलर आती है क्लास 10th की, उसके भी क्वेश्चंस को मैं वहाँ पर सॉल्व करूँगा। लेकिन उसकी जो प्लेलिस्ट है वो बिल्कुल सेपरेट बनेगी। उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए मैं आपकी अलग प्लेलिस्ट तैयार करूँगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, जो मेन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, उसका का पूरा कंटेंट रहेगा। ठीक है, सो गाइस, अब इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया। बाकी मैं आपको धीमे धीमे जब आपको प्लेलिस्ट आती जाएगी तो मैं इंट्रोड्यूस करता रहूँगा कि बेसिकली पूरी प्लेलिस्ट आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से बनी हुई है। और जब आप चैनल पे विजिट करोगे मेरे, तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग क्लास की, तो आपको सब चीज़ क्लैरिटी धीमे धीमे होती जाएगी। अब जो है मेन फोकस मैं आज के कंटेंट पे करता हूँ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री पोर्शन का हम कवर करते हुए चलेंगे। और स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, सो गाइस, चैप्टर को स्टार्ट करते हुए मैं पहले इसके जो मेन टॉपिक्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, उसको बता के चलूँगा। उसके बाद हम अपना मेन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, पहला जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, या मैं स्टार्टिंग से ही बात करूँ तो इंट्रोडक्शन ही रहेगा, जिसमें हम सिर्फ अभी इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो केमिकल इक्वेशंस रहेगा, है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा इसके टाइप्स रहेंगे केमिकल इक्वेशंस के। और फोर्थ जो टॉपिक है वो हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ।
कि आपने जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कभी डेली लाइफ जो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में कभी ऑब्ज़र्व किया है कि नहीं किया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इंट्रोडक्शन को कवर करते हुए धीमे धीमे हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Consider the following situations of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summers, an iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere, grapes get fermented, foods is cooked, food gets digested in our body, we respire। अब ये कुछ इन्होंने जो डेली लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं उनको कंसीडर करते हुए चला है और ये जानने की कोशिश करिए कि ये ऐसा होने पर क्या होता है। पहला, जब हमारा जो मिल्क है हम उसको खुला छोड़ देते हैं गर्मी के दौरान पर, एक आयरन तवा जो होता है या फिर पैन ले लो या फिर मैं नेल ले लेता हूँ चोबा, उसको मैं अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देता हूँ तो क्या होता है। ग्रेप्स जब फर्मेंटेड हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तब क्या होता है। फूड हमारा कुकड हो जाता है तब क्या होता है। फूड जब हमारा डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में तब क्या होगा, और जब हम रेस्पायर करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशंस को कंसीडर किया है। सो इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has been take place। तो जितनी भी हमने ऊपर अभी सिचुएशंस देखी, मिल्क वाली, आयरन तवा वाली, नेल वाली, ग्रेप्स वाली, फूड के डाइजेशन वाली और रेस्पिरेशन वाली, उन सभी में क्या हो रहा है, हमारी जो नेचर है और आइडेंटिटी है, जो इनिशियल सब्सटेंस था उसकी जो आइडेंटिटी है और जो नेचर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। कुछ में ज़्यादा चेंज हो रहा है, कुछ में बहुत थोड़ा कम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मिल्क की बात करता हूँ तो मिल्क क्या होगा, अगर मैं खुला छोड़ दूंगा तो सड़ जाएगा, वो मतलब एक तरह से फट जाएगा दूध। नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं लैंग्वेज वो इसी तरीके से करते हैं। आयरन तवा को मैं अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख दूंगा तो क्या होगा, वो हमारा जंग खा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सारी सिचुएशंस में कुछ ना कुछ हमारे हो रहा है। स्टार्टिंग में जो नेचर था उनका वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। अब ये जो हम लास्ट ईयर अपने कुछ क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं मैटर के, वो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रिव्यू दूँ उसका कि फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, तो फिज़िकल चेंज बेसिकली वो चेंजेस होते हैं कि जिसमें हमारा चेंज होने के साथ कोई भी न्यू सब्सटेंस बनता नहीं है। ठीक है, कि कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। वो चेंजेस जितने भी होते हैं वो हमारे सारे फिज़िकल चेंजेस कहलाते हैं। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करता हूँ तो सच प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिज़िकल चेंजेस। वही बात जो मैंने कही कि कोई भी नया सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता, उन चेंजेस को, उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल चेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेल्टिंग ऑफ आइस, एवापोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये तीनों ही हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, फिज़िकल चेंज के। कैसे, अगर मैं आइस को मेल्ट कर देता हूँ तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसका नेचर नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब आइस को मैंने मेल्ट कर दिया तो मैं क्या उस आइस को मेल्ट करने के बाद जो पानी बचेगा उस क्या पानी से मैं आइस बना नहीं सकता। तो बेसिकली क्या हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो गई। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गई, एक फिज़िकल चेंज हो गया। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेट हो जाना, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, जो कि हमने लास्ट 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर क्या होता है, जो पानी मेरा उड़ गया हवा में और लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला गया, आफ्टर द वाटर साइकिल प्रोसेस वो कहीं ना कहीं ज़मीन दोबारा आएगा वाया रेन। ठीक है, तो ये क्या है, सारे फिज़िकल चेंजेस हैं। यहाँ पर कुछ चेंजेस हो तो रहे हैं लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। इसके अलावा मैं दूसरे चेंजेस की बात करता हूँ तो वो क्या है, हमारा केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज जस्ट फिज़िकल चेंज का उल्टा है कि चेंजेस होने पर हमारे नए
जो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, उनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी नेचर और अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करते हुए कुछ नए सब्सटेंसेस को, कुछ नए केमिकल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस कर लेते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूँ तो सच प्रोसेसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस्ट देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंसेस सॉरी, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, डाइजेशन ऑफ फूड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, एट्सेट्रा। तो अब देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में एक बार जंग लग जाए तो एक नया जो केमिकल सब्सटेंस है वो फॉर्म हो जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी क्या है। दूसरा, बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, अगर मैं कोक को बर्न कर देता हूँ एयर में तो क्या एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा? डेफिनेटली होगा। कोक की बात नहीं करता हूँ तो नॉर्मली मैं पेपर की बात करता हूँ। जैसे एक मैं पेपर लेता हूँ और उस पेपर को मैं जला देता हूँ तो वो क्या बन जाएगा? ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा। ठीक है, अब वो राख बन जाएगा तो एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हो गया। थर्ड, अगर मैंने डाइजेशन ऑफ फूड की बात करी तो वो अलग अलग पार्ट्स में टूट गया। जो एक्चुअल हमने न्यूट्रिएंट्स लिए थे, अपनी बॉडी में इनटेक किए थे, वो हमारे क्या हो गए? वो अंदर जाके टूटेंगे और जो जो हमारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और जो फाइनल डाइजेशन के बाद मटेरियल बचेगा वो यूज़लेस होगा हमारे लिए, और साथ ही अपनी जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं और जो नेचर है उनको खोकर एक अलग ही केमिकल सब्सटेंस बन जाएगा। फोर्थ, जो हमने फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स देखा, उसमें देखिए क्या होगा, वो भी एक बार जो ग्रेप्स होंगे अब वो सड़ चुके हैं तो अपनी जो एक्चुअल और इनिशियल जो उनका नेचर और प्रॉपर्टीज़ थी वो अपनी लॉस कर चुके, उनकी नेचर और आइडेंटिटी को लॉस कर चुके और वो सड़ने के बाद कुछ अलग ही सब्सटेंस बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस और दोनों ही चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है? व्हेन अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। नॉर्मल सी बात है कि जब भी कोई हमारा केमिकल चेंज अकर होगा तो केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं उसके बीच में काम कर रही होगी। अब ऊपर के जितने भी एग्जांपल्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे, ये जो अलग अलग सिचुएशंस दे रखी थी डेली लाइफ की, उनकी मैं बात करता हूँ तो देखिए सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं हमारे केमिकल चेंजेस के हैं। ठीक है, एक बार दूध फट जाए हम दोबारा नहीं बना सकते, एक बार रस्ट लग जाए हम दोबारा उसको अपने उसके एक्चुअल जो नेचर है वो नहीं ला सकते और वो अपनी एक्चुअल जो नेचर था वो खो चुका होगा और एक नई सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। ग्रेप्स जो होंगे हमारे फर्मेंटेड, फूड जो हमारा कुक होगा, जो हमने फूड डाइजेस्ट कर लिया है बॉडी में, वो जो हम रेस्पायर करेंगे, वो सब क्या है? हमारे केमिकल चेंजेस को बिलोंग करते हैं। इसके बाद यू में परहैप्स बी वंडरिंग एज टू वॉट इज़ एक्चुअली मीन्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। और सही बात है, शायद आपको ये काफ़ी सारा आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये चीज़ जान के कि जब आप केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल मीनिंग जानेंगे। ठीक है, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप क्या कहोगे जब ये एक्चुअल मीनिंग को इनटेक करने की कोशिश करेंगे अपनी माइंड में कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो आपको बहुत से डाउट्स, बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी और आपको कई सारे अमेजिंग फैक्ट्स जानने को भी मिलेंगे। ठीक है, और धीमे धीमे हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन किस तरीके से वर्क करती हैं, किस तरीके से किसी भी केमिकल चेंजेस में अपना रोल प्ले करती हैं, उनको हम इसमें चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे और उन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो साइकोलॉजी भी बोलती है वो यही कहती है कि जब हम चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं तो वो चीज़ हमको समझने में आसानी रहती है। तो मैं जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बिल्कुल हिंदी में और काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद ऑलमोस्ट आपको केमिकल रिएक्शंस क्लियर हो चुकी होंगी। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्टिविटी 1.1। Caution, this activity needs a teacher assistance. It would be better if students wear eye protection. अब इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ प्रिकॉशन है कि इस एक्टिविटी को आप अपने
किसी भी टीचर या किसी बड़े की ही सानिध्य में करें, उनके असिस्टेंस में करें। और बेटर रहेगा आप सभी के लिए कि जब भी स्टूडेंट इस एक्टिविटी को करें तो अपने आई प्रोटेक्शन को पहन के करें। ठीक है, जो मेन एक्टिविटी है आप उसकी तरफ मूव करते हैं। क्लीन अ मैग्नेटिक रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। अब क्या करिए, आप एक मैग्नीशियम रिबन को लीजिए लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा और उसको पहले अच्छे से रब कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए सैंड पेपर से। अब सैंड पेपर क्या होता है, जो आपने नॉर्मली देखा होगा घरों में अपने, जिसको हम रेगमाल बोलते हैं, उससे आपको पहले अच्छे से उसको क्लीन कर लेना है। ठीक है, रब करके उस जो 2 सेंटीमीटर का आपने मैग्नीशियम रिबन लिया है उसको क्लीन कर लेना है। अब उसको होल्ड करना है पेयर ऑफ टोंग्स से। ठीक है, होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। अब पेयर ऑफ टोंग्स क्या होता है, आपने पिन देखिए जिससे आप अपने कपड़ों को लगाते हैं, कपड़ों पे लगाते हैं, तो उस पिन में क्या होता है, पीछे से आप उसको प्रेस करते हैं तो ऊपर से उसका मुंह खुल जाता है। सिमिलरली टोंग होता है, पेयर ऑफ टोंग मतलब उसके 2 कैंची जैसा होता है और उसमें क्या करते हैं, आप पीछे से उसको दबाते हैं, वो आगे से खुल जाता है और आप उसके आगे क्या करेंगे, ये जो मैग्नीशियम रिबन है उसको फिट कर देंगे और वो वहाँ पर होल्ड हो जाएगा। आप इसको एक्टिविटी को, मतलब ये जो पूरा पेयर ऑफ टोंग्स है उसको आप फिगर में भी देख सकते हैं। ये देखिए इसमें क्या किया है, एक कैंची जैसा है और इसको इन्होंने पेयर ऑफ टोंग्स से पकड़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1। अब क्या करना है, उसको बर्न करना है बाय द हेल्प ऑफ स्पिरिट लैम्प या फिर बर्नर, इन दोनों में से किसी एक की हेल्प से आपको उसको जलाना है और जो उसके जलने के बाद ऐश बचेगी, जो उसकी राख बचेगी, उसको कलेक्ट कर लेना है वॉच ग्लास में। ठीक है, जो कि आपको ऐसा फिगर में भी शो हुआ है। ठीक है, वॉच ग्लास आपका देखा होगा जड़ी बूटियों के लिए जो एक ग्लास टाइप का होता है, एक बाउल टाइप का होता है चीनी मिट्टी का, सेम उसी तरीके का वॉच ग्लास होता है। ये सारी चीज़ें आपको लैब में मिल जाएंगी अपने स्कूल में। ठीक है, अब बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम आइज। ठीक है, अब वही चीज़ इन्होंने पहले भी आई प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करने के लिए बोला है एक्टिविटी में, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको आई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड हो पा रही है सो प्लीज़ आप इस एक्टिविटी को दूर से ही परफॉर्म करें। अपनी आँखों को जितना दूर कर सकते हैं उतना दूर करें, क्योंकि ये आपकी आँखों को हार्म करेगी। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white lamp and changes into a white powder. The powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। अब आपने उसमें क्या ऑब्जर्वेशन किया, जो मैग्नीशियम रिबन थी वो बर्न होने के बाद काफ़ी डेजलिंग वाइट फ्लेम को एमिट करने लगी। ठीक है, डेजलिंग वाइट फ्लेम का मतलब क्या है, जैसे हम नॉर्मली किसी चीज़ को जलाते हैं तो एक येलो टाइप, येलोइश या फिर ऑरेंज या ब्लूइश फ्लेम निकलती है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर वाइट फ्लेम, डेजलिंग फ्लेम निकलेगी और आपका जो रिबन होगा वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ऐश किस फॉर्म में होगी, एक वाइट पाउडर की फॉर्म में होगी। ठीक है, और ये जो पाउडर होगा वो आपका बेसिकली क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब ये किसकी वजह से फॉर्म हुआ, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट थे उनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन हुई उनकी वजह से ये फॉर्मेशन हुआ, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब मैं केमिकली बात करता हूँ, वैसे तो ये चीज़ आगे आएंगी, अभी तो सिर्फ बेसिकली आपको इंट्रो दिया जा रहा है। केमिकल इक्वेशंस जो अगला टॉपिक है उसमें आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको जो उसकी केमिकल इक्वेशंस लगभग बनेंगी वो क्या बनेगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, वेयर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होंगे, हमारे रिएक्टेंट होंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा वर्ड इक्वेशन हो गई। केमिकल इक्वेशन हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2 में डिस्कस करते हैं, टेक लीड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब क्या करिए, आप टेस्ट ट्यूब में एक लीड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लीजिए और उसमें क्या करिए, आप पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को ऐड कर दीजिए। क्या ऑब्जर्वेशन होगी, जब आप पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को लीड नाइट्रेट्स के सोल्यूशन में ऐड कर देंगे तो एक येलो सॉलिड अपीयर हो जाएगा उसके नीचे एज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, वो एक्स्ट्रा मटेरियल
जो उस रिएक्शन के साथ में बना और वो जाके हमारा उसकी बॉटम सरफेस पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। अब क्या आएगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व में, वही कि जो आपका येलो सब्सटेंस है वो आपका उसकी सतह है, जो उसकी सरफेस है उस पर जाके बैठ गया। अब ये जो येलो सॉलिड होगा वो क्या होगा, एक न्यू कंपाउंड होगा जिसको हम क्या नाम देंगे, लीड ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि हमारा एक तरह का कलरलेस सोल्यूशन होगा। सेम इसी को भी हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर, लेकिन इसकी जो मैं वर्ड इक्वेशन है वो आपको बता देता हूँ। क्या बनेगी, लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इस गिव्स अस टू लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, वेयर लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट होगा, और लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। फर्दर ये जो एक्टिविटी 1.3 है इसको बताने के बाद मैं आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की भी डेफिनेशन को बताऊंगा कि ये बेसिकली होती क्या है। अभी तो आप सिर्फ समझ लीजिए कि जो हमारा लीड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, यहाँ पर वो क्या है, एक रिएक्टेंट है, और लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, प्रोडक्ट है। थर्ड जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.3, इसमें क्या करेंगे हम, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिंक के छोटे छोटे से जो ग्रेनुअल्स होते हैं, जिंक ग्रेनुअल्स का मतलब है कि जिंक के दानेदार सब्सटेंस, मतलब जिंक होगा तो वो या तो पाउडर फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दानेदार फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे, ये मान के चलिए, है ना। तो वो उसको हम क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में ले लेंगे और या फिर टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। अब उसमें क्या करेंगे हम, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस जिंक ग्रेनुअल्स जो कि हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिए। अब क्या करेंगे, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से किसी एक को उसमें मिला लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें क्या लेना है, एक प्रिकॉशन लेना है, और वो प्रिकॉशन क्या है कि अपने एसिडों को यूज़ करना है हाथ को बचाते हुए। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है इसकी थ्योरी हम नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये मान के चलिए कि ये दोनों ही एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इवन अगर इसकी जरा सी बूंद आपके हाथ पे गिर गई तो ये आपके हाथ को पूरा वहाँ से जला देगी, सारे जो हड्डी वड्डी है उसको भी गला देगी। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स। अब आपको कोई ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली, यहाँ पे दो क्वेश्चंस निकल के आएंगे बेसिकली। पहला क्वेश्चन क्या निकला कि इस प्रोसेस को जब आपने किया कि जैसे ही आपने जिंक ग्रेनुअल्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया तो क्या ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिला। और सेकेंड जो क्वेश्चन निकल के आया कि जब हम इस रिएक्शन के दौरान कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे या टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो क्या हमको टेम्परेचर में कोई वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा कि ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगी, जो जिंक के पीसेस हैं उसकी सरफेस पे उसमें से एक गैस इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो जिंक के पीसेस थे, जो जिंक के ग्रेनुअल्स थे, उसकी सरफेस में से कुछ एक गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और वो भी थोड़ी आवाज़ के साथ, ब्रिस्की। ठीक है, इवॉल्व वेरी ब्रिस्की। ठीक है, सनसनाहट के साथ बहुत तेज़ी से हमारी गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अब सेकंड जो है हमारा, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। अब टच करने पर क्या उसके टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आएगा, तो इसका आंसर रहेगा कि वो जब हम उसको टच करेंगे आइदर टेस्ट ट्यूब और कॉनिकल फ्लास्क तो हमको गर्म महसूस होगा। ठीक है, मतलब जो उसकी ग्लास सरफेस होगी वो हमारी गर्म हो जाएगी। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये हम फर्दर आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले जो थ्योरी है, आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। अभी तो बेसिकली बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका। अब मूव करते हैं इसके वर्ड इक्वेशन की तरफ। तो हमारे अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो क्या बनेगी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके चलता हूँ तो क्या बनेगा, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, वेयर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, या फिर जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वो हमारा रिएक्टेंट होगा, और जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ये हमारा प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर एक डाउट आता है
और मतलब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आगे जाके, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब यहाँ पर हमने ये क्यों बोला कि वो जो गैस निकल रही थी वो हमारी जो एक सनसनाहट के साथ गैस निकल रही थी वो हमारी हाइड्रोजन कैसे हो गई, हमने वो हाइड्रोजन कैसे बोल दिया। तो एक छोटा सा टेस्ट होता है जो आप फर्दर क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, अलग अलग टेस्ट को डिस्कस करेंगे। उन टेस्टों की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि वो गैस है वो हमारी कौन सी गैस है, आइदर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और एनी अदर गैस। तो इसमें हम हाइड्रोजन टेस्ट की बात करते हैं। तो देखिए आप क्या करिए, जहाँ से वो गैस निकल रही है, बेसिकली जो गैस है वो हमारी सरफेस से निकल रही है जिंक ग्रैन्युल्स के, और बाहर कहाँ से आएगी, उसके माउथ से आएगी। तो जब हम उसके माउथ पे टेस्ट ट्यूब या फिर कॉनिकल फ्लास्क के माउथ के पास जब हम कैंडल को ले जाएंगे तो क्या होगा, वो गैस जलना स्टार्ट हो जाएगी और एक पॉपिंग साउंड निकलेगी उसमें से। पॉपिंग साउंड इन द सेंस, आप दिवाली पे चटर पटर चलाते हो तो जो चटर पटर की आवाज़ होती है ना, उसी तरीके से जस्ट हमको आवाज़ मिलेगी। और जब ये किसी भी गैस में से इस टाइप की साउंड निकलना स्टार्ट हो जाती है तो हम डेफिनेटली श्योर हो जाते हैं कि ये जो हमारी गैस होगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन गैस हम क्यों बोल रहे हैं। फर्दर चीज़ें मैं वही बार बार कहते जा रहा हूँ कि ये आगे आएगी, ठीक है। अभी आप ये मान के चलिए कि आपको ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड और डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस। अब ये जितनी भी हमने 3 एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया, इसमें हमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, और हर ऑब्जर्वेशन में हमको ये जानने को मिला कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन लग रही है और केमिकल रिएक्शन की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब वो चेंजेस किस किस चीज़ों में आ रहे हैं, आइदर वो चेंजेस हमारी स्टेट में आ सकते हैं, आइदर वो हमारे चेंजेस कलर में आ सकते हैं, या फिर वो हमारे एवोल्यूशन ऑफ गैसेस में आ सकते हैं, या फिर वो हमारे टेम्परेचर में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों में से किसी 1, 2 या हो सकता है चारों में चेंजेस आ जाएं, वो डिपेंड करता है हमारे रिएक्टेंट पे और हमारी केमिकल इक्वेशन पे, ठीक है, कि वो किस चीज़ के साथ रिएक्ट हो रही है। अगर मैं यहीं पर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कहानी को क्लियर कर देता हूँ, तो वो केमिकल सब्सटेंस जो हमारे ओरिजिनल फॉर्म में थे वही हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। आगे एग्जांपल्स आएंगे, केमिकल इक्वेशंस जो इसका अगला टॉपिक है उसी में एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर जाके एग्जांपल को देखने के बाद आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी क्लियर हो जाएगा। As we observe that changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशन को देखते हैं तो हमारे आसपास कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। और उन सब चीज़ों में जो वेरिएशन आ रहे हैं, जो अलग अलग वेराइटी में लार्ज चेंजेस आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारी केमिकल रिएक्शंस का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। और इसी चीज़ को हम फर्दर अब डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में कि किस तरीके से हम अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और कहाँ कैसे वर्क करती हैं, और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल में उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस हम इतने ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी होती जा रही है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, केमिकल इक्वेशंस, और बेसिकली मेन चैप्टर आपका वहीं से चालू होगा। लेकिन जब तक आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे और इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको वो केमिकल इक्वेशंस भी समझ में नहीं आएगी। वैसे इस पूरी वीडियो में हमने एक ही चीज़ को कई बार मैंने रिवाइज भी करा दिया है और कई बार मैंने उस चीज़ को बोला भी है, तो मेरे ख्याल से आपको पूरी वीडियो एक बार देखने के बाद ही समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कोई भी आपको डाउट रहता है गाइस, तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में कि भैया मेरे को ये लाइन समझ में नहीं आई है, सर मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई है। मैं आपको वहीं उस कमेंट में उसका टेक्सुअल वे में आंसर देने की कोशिश करूँगा। और जो बच्चे कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते हैं या कुछ शाई नेचर के हैं, तो वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मैंने आपको इंस्टाग्राम की आईडी भी शेयर कर दिया, वहाँ पे जाके मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सेम जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं, जो बच्चे फेसबुक यूज़ करते हैं, वैसे तो नॉर्मली सभी आजकल इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं भी करते हैं, जो फेसबुक यूज़ करते हैं, उनके लिए मैंने दूसरा प्लेटफॉर्म भी रखा हुआ है। आप वहाँ पर जाके मुझसे कोई भी डाउट होता है आप वहाँ पे क्लियर कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ डाउट को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, साइंस हो चाहे मैथमेटिक्स हो, ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं।
तो जब तक आप एक चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक आप दूसरी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, जो आगे आने वाली चीज़ है उनको आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, होपफुली आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, टेक केयर।